नमस्कार मित्रों, मैं नवीन शर्मा सोलर टू सेविंग से। नीलमाधव उद्यम मेरी कंपनी का नाम है और हम एक सोलर इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कंपनी है। आज का जो विषय चर्चा का रहेगा वो ये है कि सोलर सिस्टम्स की प्राइसेस में इतना फ़र्क क्यों है। हम एक एग्जांपल के लिए समझेंगे 10 किलोवाट का। 10 किलोवाट का सिस्टम अच्छी कंपनी 4.5 लाख रुपए 5 लाख रुपए में लगाती है और कुछ लोग इसको 3 लाख, 3.25, 3.5 लाख रुपए में भी लगा देते हैं। कस्टमर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, सस्ता लगवाएं कि महंगा लगवाएं। महंगा लगवाएं तो वो सच में काम का है कि नहीं है या सिर्फ पैसे ही ज़्यादा ले रहा है। तो एक कंज्यूमर होने के नाते हम कैसे समझें कि जो कीमत हम दे रहे हैं वो हमारे लिए ठीक है या नहीं, और जो क्वालिटी यानी कि जो उसकी उम्र है उस तक सस्टेन कर पाएगी या नहीं। तो हम पैसे और उसका जो उपयोग है उसके बीच में एक तारतम्य और एक बैलेंसिंग रखने का प्रयास करेंगे। तो जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन 3 बहुत महत्वपूर्ण शब्द हैं कोई भी सोलर इंस्टॉलेशन। इंजीनियरिंग यानी कि उसको डिज़ाइन किस तरीके से किया गया है। डिज़ाइन में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उन पर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूँगा कि जब भी आप सोलर सिस्टम लगवाएं तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। जैसे आपकी छत है तो ये देखें कि छत का पूरा उपयोग हो, उसमें खाली जगह न छोड़ी जाए। कहीं पर भी आपके पैनल्स के बीच में एक दूसरे के ऊपर छांव ना आए, ये देखा जाए। पैनल्स की दिशा दक्षिण दिशा में रहे, क्योंकि पूर्व की दिशा में ऑलमोस्ट 20% जनरेशन मिलता है। 60 to 70% जनरेशन आपको साउथ से मिलेगा और बाकी का 10-20% के आसपास आपको वेस्ट डायरेक्शन से ही मिलता है। तो ये देखा जाए कि दक्षिण दिशा की तरफ आपके पैनल की दिशा रहे ताकि आपको जनरेशन ठीक से मिले। पूर्व या पश्चिम से कोई बिल्डिंग, कोई पेड़, ऐसी कोई चीज़ ना रहे जिससे कि छांव आए। ये एक डिज़ाइन का फैक्टर है। दूसरा डिज़ाइन का फैक्टर क्या है कि आपकी जो छत है वो इतनी मजबूत हो कि सोलर सिस्टम के वेट को ले सके। कहीं पर हम देखते हैं कि पत्थर की छतें होती है, उन पर सोलर सिस्टम लगवाना ठीक नहीं है। ये इंजीनियरिंग का हिस्सा है। अगर कोई भी ईपीसी कंपनी है और कोई भी जिम्मेदार अगर सोलर कॉन्ट्रैक्टर है तो वो साफ मना कर देगा कि सर आपके यहाँ पर सोलर सिस्टम लगवाना ठीक नहीं है क्योंकि ये अनस्टेबल है। और कई बार ईंटों की दीवारें होती है, ईंटों की छत होती है, वहाँ पर भी रिकमेंडेड नहीं है। तो ये एनालिसिस करना कि आपकी छत उतना वेट ले पाएगी, स्ट्रक्चर का वेट, हवा चलेगी तब उसका वेट, इन सब चीज़ों का वेट का कैलकुलेशन वो कर पाए। तो इंजीनियरिंग उसकी ठीक होनी चाहिए, जगह का ठीक यूटिलाइजेशन हो और उसको ये समझ ठीक रहे। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि कितने एरिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो लगभग 80 स्क्वायर फीट पर किलोवाट के आसपास इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो 10 किलोवाट अगर हम माने तो लगभग आपको 700 से 800 स्क्वायर फीट बिल्कुल क्लीन एरिया, यानी कि बिल्कुल ऐसा जगह जहाँ पर कोई दीवार ना हो, कोई छत ना हो, कोई पेड़ ना हो और आसपास के मकान की छांव ना आती हो, इतना एरिया की आपको आवश्यकता पड़ेगी। पैनल की डायमेंशंस मोटी मोटी 8x4 की होती है। उस हिसाब से लेआउट ठीक से देखा जाए कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन स्पेस का किया जा सके। ये हो गया इंजीनियरिंग का पक्ष। दूसरा पक्ष आता है प्रोक्योरमेंट का। प्रोक्योरमेंट यानी कि क्वालिटी ऑफ मटेरियल क्या है। अधिकतर लोग क्वालिटी ऑफ मटेरियल भी नहीं जानते, इंजीनियरिंग भी नहीं जानते, सिर्फ कंस्ट्रक्शन जानते हैं, सिर्फ लगाना जानते हैं और इंजीनियरिंग और प्रोक्योरमेंट में कटौती करते हैं और कस्टमर को लगता है कि मैंने तो सस्ते में लगवा लिया। लेकिन आपने सस्ते में नहीं लगवाया, आपने वो सारे पैसे खर्च दिए बिना किसी ठीक उपयोगिता के। तो हम कंस्ट्रक्शन प्रोक्योरमेंट पर आते हैं। प्रोक्योरमेंट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाए। प्रोक्योरमेंट यानी कि उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स है। पहली चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है मॉड्यूल, फोटोवोल्टिक मॉड्यूल जिसको हम कहते हैं या सोलर पैनल कहते हैं। वो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इस पूरे सिस्टम का प्रोड्यूसर कौन है? सोलर मॉड्यूल, सोलर सेल्स। अब इसमें 2-3 तरीके की टेक्नोलॉजीज आती है। जब भी कोई भी कस्टमर प्राइसिंग पर बात करता है और जब प्राइसिंग कम करनी होती है तो जो ऐसा व्यापारी जिसको कम कीमत देनी होती है वो लोवेस्ट टेक्नोलॉजी का ही आपको सोलर मॉड्यूल देगा, क्योंकि आपने प्राइस कम करवाना है और उसके पास ऑप्शन बचता नहीं है कि वो आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मॉड्यूल्स दे सके। कौन कौन से टेक्नोलॉजीज उनको हम समझने का प्रयास करते हैं। मोनोपर्क एक टेक्नोलॉजी है जो कि सबसे सस्ती टेक्नोलॉजी है। दूसरा है बाईफेशियल।
यानी कि मोनोपर्क ही रहेगा लेकिन दोनों तरफ से जनरेशन करेगा। उसकी एफिशिएंसी लगभग 22% के आसपास होती है, मोनोपर्क की लगभग 21% के आसपास। उससे ऊपर की जो टेक्नोलॉजी उसका नाम है टॉपकॉन, यानी कि उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। 23% के आसपास उसमें एफिशिएंसी होती है। 1% की एफिशिएंसी 30 साल के लिए बहुत फ़र्क ला सकती है आपकी जनरेशन में और आपकी बिजली की बचत में। अधिकतर कंज्यूमर्स या उपभोक्ता इन सब तकनीकी जानकारियों को नहीं समझ पाते और यही कारण है कि वो सिर्फ ये देखते हैं कि नेट प्राइसिंग क्या है। 10 किलोवाट का अगर किसी को 3.5 लाख में मिल रहा है तो वो समझता है कि मैं बुद्धिमान व्यक्ति हूँ और एक अच्छा व्यापारी हूँ, और वो 4.5 लाख वाले को मना करेगा बिना ये जाने कि उसकी एफिशिएंसी 30 साल में जनरेशन लॉस कितना कर देगी। 1 लाख रुपये आप एक बार बचाएंगे लेकिन आपका जनरेशन लॉस पूरे 30 साल के लिए 1% डेली बेसिस पर होगा। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर कि एक उपभोक्ता को समझना चाहिए। दूसरा आता है महत्वपूर्ण विषय स्ट्रक्चर, जिस पर कि ये पूरा सोलर सिस्टम रेस्ट करता है। उसमें क्या होता है, अधिकतर लोग प्री जीआई यानी कि प्री गैल्वनाइज पाइप्स लगा देते हैं जिनकी की जिंक कोटिंग की थिकनेस कम होती है, लगभग 20 से 25 माइक्रोन के आसपास उसकी थिकनेस रहती है। उसकी लाइफ कुछ साल बाद जंग लगना शुरू हो जाएगा क्योंकि ये जो थिकनेस है वो पर्याप्त नहीं है। ये वाला ऑप्शन अधिकतर लोग जो भी सस्ता आपको सोलर सिस्टम लगाएंगे इसी को ऑप्ट करते हैं। दूसरा MS माइल्ड स्टील होता है, उस पर पेंट करके आपको लगा दिया जाएगा। ये उससे भी घटिया ऑप्शन है। सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है, हॉट डिप गैल्वनाइज्ड, यानी कि MS होता है लेकिन उसको जिंक में अच्छे से कोटिंग किया जाता है 80 माइक्रोन से ऊपर, ताकि उस पर कभी भी नमी का प्रभाव ना पड़े और उस पर जंग ना लगे और आपका स्ट्रक्चर सदैव के लिए मजबूत रहे। इस वाले ऑप्शन पर बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि इसको अवेलेबिलिटी सभी जगह नहीं है। बड़े शहरों में या इंडस्ट्रियल एरियाज़ के आसपास तो है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में या जहाँ पर डिमांड कम है वहाँ पर ये मुश्किल है। तो अधिकतर लोग इस ऑप्शन पर कम जाते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि अगर आप 30 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसी पर जाने का प्रयास कीजिए। इसी में सेक्शन का साइज़ क्या है, C सेक्शंस होते हैं, कोई 80 बाई 40 बाई 2 इस तरीके के सेक्शंस होते हैं, कोई 100 बाई 50 बाई 2। जो भी 3.5 लाख या 4.5 लाख की बात करेगा उसको पता ही नहीं है उसके 40 बाई 80 लग रहा है या 100 बाई 50 लग रहा है। उसे सिर्फ एक चीज़ समझ आती है 3.5 लाख रुपया ही बेहतर है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसको क्या लग रहा है। तो ये विचार करना कि क्या स्ट्रक्चर लग रहा है और उसकी उम्र कितनी रहने वाली है। हॉट डिप गैल्वनाइज 80 बाई 40 ठीक है, 100 बाई 50 मिलता है तो वो और भी ज़्यादा मजबूत होगा। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, स्ट्रक्चर की हाइट कितनी है। अधिकतर जगह पर ये देखने में आता है कि सभी लोगों का ये निवेदन रहता है कि हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके का रहे कि हम उसके नीचे आसानी से आ जा सकें। बिल्कुल ठीक विचार है। जैसे जैसे स्ट्रक्चर का हाइट बढ़ेगा उसका प्राइस भी बढ़ेगा और उसकी इनस्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। बहुत अधिक हाइट पर तेज हवा चलने पर उसके मुड़ने के पूरी संभावना है। तो ये डिज़ाइन फैक्टर है। 7 फीट लोअर लेग यानी आगे के हिस्से को और 9 फीट तक पिछले हिस्से को अधिकतम 10 फीट तक किया जा सकता है, ये ठीक है, लेकिन इससे कम करना उपयोगिता के लिए अनुपयोगी होगा और इससे ज़्यादा करना डिज़ाइन के अनुरूप नहीं होगा। तो यह भी ध्यान रखना कि आप जो भी प्लान कर रहे हैं इन्हीं पैरामीटर्स के बीच में रहे और अधिकतम स्पेस का, जो भी आपकी छत है उसका अधिकतम जो एरिया है उसका यूटिलाइजेशन भी कर पाए। तीसरा जो महत्वपूर्ण विषय होता है थिकनेस, यानी कि मोटाई कितनी है शीट की। 1.5 mm की भी हो सकती है, 2 mm की भी हो सकती है। अगर आपको बहुत मजबूत बनाना है तो 3 mm के लिए भी आप जा सकते हैं। सामान्यतया 2 mm की थिकनेस पर्याप्त है, उसके हिसाब से इसको उपयोग में लिया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण विषय जो कि आपको समझना चाहिए, जो लागत में महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित करता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो होता है इन्वर्टर, जो कि आपकी सूरज ने जो आपको बिजली दी, आपके सोलर सेल्स ने, मॉड्यूल्स ने बनाई, उसको कन्वर्ट करता है AC में, जो कि हम घरों में उपयोग कर पाते हैं। ये जिसे कहा जाए तो एक तरीके से माइंड या मस्तिष्क है पूरे सोलर सिस्टम का। इसका बहुत अच्छा होना ज़रूरी है क्योंकि थोड़ा सा भी इसमें कोई फॉल्ट हुआ तो आपका सोलर सिस्टम काम करना बंद कर देगा, सब कुछ चीज़ें ठीक होती रहेगी।
कितने MPPTs होने चाहिए वो इस पर डिपेंड करता है कि आपका कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम है। 2 MPPTs, 3 MPPTs, 4 MPPTs ऐसा आते हैं। जो सस्ते सोलर सिस्टम्स होंगे उनके सॉफ्टवेयर अपग्रेड स्लो होते हैं, आफ्टर सेल सर्विस ऑनलाइन ही होती है। तो आप प्रयास कीजिए कि ऐसा इन्वर्टर रहे जिसमें आवश्यकता पड़ने पर ऑफलाइन सर्विसेज भी दे सके, सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हो सके। और एक रिक्वायरमेंट होती है डिस्कॉम्स की कि आइलैंडिंग, यानी कि जब भी बिजली जाए तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर सके। वैसे ये टेस्टिंग के दौरान किया जाता है, सभी ऐसा प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इंश्योर किया जाए कि अच्छी क्वालिटी का ही इन्वर्टर लिया जाए। 5-7 टॉप कंपनीज हैं, वो अच्छा सोलर इन्वर्टर्स बनाती हैं, आप उनमें से कोई ले सकते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। ब्रांड बहुत महंगा वाला भी लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत सस्ता भी लेने की आवश्यकता नहीं, कम से कम ऐसा हो जो आपकी उपयोगिता के अनुरूप हो। और महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स क्या है? ACDB, DCDB, जो कि DC को इन्वर्टर में देते हैं और इन्वर्टर से AC लाइन में देते हैं। इनका भी अच्छी क्वालिटी का होना ज़रूरी है, जिसमें कि सर्ज प्रोटेक्शन डिवाइस हो। सर्ज प्रोटेक्शन का मतलब कभी मान लीजिए बहुत अधिक वोल्टेज आ जाए तो उससे प्रोटेक्ट कर सकें। अधिकतर अच्छी कंपनीज़ के DCDB में ये फैसिलिटीज़ होती है। ऐसा कैसा ACDB में वो इतना पर्याप्त करंट फ्लो कर सके जितना कि आपका सिस्टम से जनरेशन हो रहा है। इसके अलावा जो लागत में महत्वपूर्ण विषय है, जिसको कि अधिकतर लोग नहीं समझ पाते तकनीकी विषय होने के कारण, लेकिन वो अपना ही नुकसान करा देते हैं 30 वर्ष की लंबी अवधि में। AC केबल, DC केबल। DC केबल बहुत अच्छी क्वालिटी की होना ज़रूरी है, ब्रांडेड कंपनीज की ही ले तो ठीक है, ताकि सोलर लॉस कम हो, जो भी पावर आपका जनरेट हो पूरा का पूरा मिले। अधिकतर लोग पैसे बचाने के लिए ब्रांडेड कंपनीज का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ब्रांडेड कंपनीज का बेनिफिट ये है कि उनकी टेस्टिंग रिगरस होती है और वो अपने नाम को बचाने के लिए बेहतर क्वालिटी देती है, लेकिन उसकी थोड़ी लागत ज़्यादा होती है। थोड़ी लागत ज़्यादा देना उपयोगी है 30 वर्ष की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए। टॉप 5-6 ब्रांड्स की आप केबल्स यूज़ कर सकते हैं। जो सस्ते कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं वो कहाँ पर और लागत कम करते हैं? अर्थिंग में। सरकार के अनुसार कम से कम 3 अर्थिंग होना जरूरी है, AC साइड की, DC साइड की और एक लाइटिंग अरेस्टर की। ये ज़रूरी है सरकार के अनुरूप और अपनी सेफ्टी के अनुरूप ही। अधिकतर लोग क्या करते हैं, इसमें कटौती कर देते हैं, 3 के बजाय 2 कर देंगे, 2 के बजाय 1 भी कर देंगे, एक ही कनेक्शन एक ही में मर्ज करके नीचे एक ही अर्थिंग कर देंगे। वहाँ पर वो लागत कम करते हैं, लेकिन आपके लिए जोखिम बढ़ा देते हैं। सरकार ने ऐसा मैंडेटरी क्यों किया? क्योंकि अगर DC साइड से भी कोई लीकेज होता है करंट का तो वो अर्थ में चला जाए, AC साइड से भी कोई करंट लीकेज होता है तो अर्थ में चला जाए, और अगर कभी घर पर बिजली गिरती है तो वो भी सीधी अर्थ में चली जाए और आपकी बिल्डिंग को और आपको नुकसान ना पहुँचे। तो सेफ्टी फैक्टर है, लेकिन हम लोग लागत पर अधिक ध्यान देते हैं, सेफ्टी पर कम। जैसे कारों में आप समझ सकते हैं कि 2 एयरबैग मिनिमम गवर्नमेंट ने की है, ऐसा कैसा ही ये 3 अर्थिंग कनेक्शन मैंडेटरी है, इतना होना ही चाहिए किसी भी सेफ कनेक्शन के लिए। तो आप ये ध्यान रखिए कि कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होता है उससे पूछिए कितने अर्थिंग कनेक्शंस दोगे, क्या तीनों के अलग अलग कंडुइट्स लगाओगे, क्या तीनों को नीचे तक अलग अलग अर्थिंग करोगे? जो कम लागत वाला व्यक्ति होगा वो साफ मना कर देगा, लेकिन जो बेहतर क्वालिटी का आपको सप्लाईज देने वाला होगा वो बोलेगा बिल्कुल लगाएंगे, और आपको टॉप 5 ब्रांड्स में से ही किसी की केबल लगाएंगे, क्योंकि उसने ऑलरेडी इन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया है, तभी उसकी लागत थोड़ी ज़्यादा होने की संभावना है। या फिर जो ब्रांडेड नेम्स है वो इन सब में समझौता नहीं करते। एक और महत्वपूर्ण विषय कि जो लागत को कम या ज़्यादा करते हैं कि आप उनका जो मैन पावर है उसका स्किल लेवल क्या है। जो घटिया लेवल का काम करते हैं वो प्लायर से ही आपका क्लैंपिंग भी कर देंगे, क्रिम्पिंग भी कर देंगे, सब कुछ प्लायर से करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस प्रकार से गाड़ी में 4000 पार्ट्स होते हैं, 4000 पार्ट्स को असेंबल करने के लिए कई अलग अलग टूल्स की ज़रूरत पड़ती है बेहतर क्वालिटी का काम करने के लिए। तो जो अच्छी क्वालिटी के इंस्टॉलर्स होंगे, EPC कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे, वो मल्टीपल टूल्स यूज़ करेंगे। आपकी अर्थिंग तोड़ने के लिए अलग टूल रहेगा, अलग हैमर रहेगा, दीवार में होल करने के लिए अलग हैमर रहेगा,
आपके कनेक्टर्स को क्रिम्प करने के लिए अलग टूल रहेगा, वायर स्ट्रिपिंग के लिए अलग टूल रहेगा, कंडुइट्स कनेक्ट करने के लिए अलग टूल रहेगा, फ्लेक्सिबल कंडुइट्स रहेंगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें रहेंगी। आपके केबल ड्रेसिंग किस तरीके से की गई है, अर्थिंग को लीकेज बचाने के लिए उसमें क्या ELC भी लगाई गई है, अर्थिंग लीकेज सर्किट ब्रेकर क्या उसमें लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। ये सब बहुत तकनीकी विषय हैं। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध रहेगा कि केवल लागत ना देखें, सेफ्टी देखें, 30 साल में क्या जनरेशन होगा ये देखें, और किसी की विश्वसनीयता देखें कि वो उसकी क्या कॉम्पिटिटिवनेस है प्रोडक्ट को लेके, सर्विसेज को लेके, और क्या वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है या नहीं, गवर्नमेंट के सारे कंप्लाइंस फॉलो करता है क्या। कई सारी जगह मैंने देखा है कि दुकान का बिजली घर में यूज़ कर रहे हैं या घर का बिजली दुकान में यूज़ कर रहे हैं, वो बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके के जो सरकारी नियम हैं उनको तोड़ना बिल्कुल भी गलत है। एक जो अच्छा कनेक्शन लगाने वाला होगा वो इस प्रकार के कोई भी कनेक्शन नहीं करेगा। वो स्पष्ट मना कर देगा कि अगर आप घर में लगा रहे हैं तो आप घर में ही के ही मीटर के साथ में कनेक्ट करूँगा, और अगर आप दुकान में लगा रहे हैं तो आपके दुकान के मीटर के साथ ही कनेक्ट कर पाऊँगा सरकारी नियमों के अनुसार। कई सारे लोग ऐसे भी होते हैं, घर पे लगा दो और मेरी फैक्ट्री या ऑफिस का GST नंबर पे मुझे बिल रेज कर दो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो भी जिम्मेदार EPC कॉन्ट्रैक्टर्स होंगे वो इस प्रकार के कोई भी नॉन कंप्लायंस या अनैतिक कार्य नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अनैतिक कार्यों के परिणाम दुखद होते हैं। तो सस्ता अगर मिल रहा है तो आपको थोड़ा सावधान होने की आवश्यकता है। सस्ते के साथ जोखिम है, थोड़े महंगे और प्रूव्ड के साथ शुरुआती लागत है, लेकिन 30 साल में आपको जनरेशन भी ज़्यादा मिलेगी, मन की संतुष्टि भी मिलेगी, आपको आफ्टर सेल सर्विस भी मिलेगी, और आपको कोई भी जीवन का जोखिम नहीं रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि सस्ते के चक्कर में ना पड़िए, महंगा भी मत लीजिए, लेकिन एक ऑप्टिमम यानी कि जो सही लागत है वैसा ही प्रोडक्ट आप चुनिए। तो आशा है ये आपके लिए उपयोगी रहा होगा, और इसी प्रकार के और भी सोलर से रिलेटेड वीडियोस आप देखते रहिए। जो भी जानकारी मेरे पास होगी मैं आपके साथ शेयर करने का प्रयास करूँगा। नमस्कार।